मार्च से लेके तो 12 मार्च तक मनाया जाता है। वो ऑल इंडिया में ग्लोकोमा वीक के नाम से मनाया जाता है। और उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगी कि क्यों उसको अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। पर जैसे बाबा, हम सब डॉक्टर्स को, जो भी डॉक्टर्स बाबा के ज्ञान में आते थे, बाबा से मिलते थे, तो बाबा एक एक अच्छा सा वरदान डॉक्टर्स को देता था, डबल डॉक्टर भव। तो डबल डॉक्टर का मीनिंग क्या है कि शरीर के भी डॉक्टर बनो और आत्मा के भी डॉक्टर बनो। तो मैंने इसके पहले भी जो वीडियोस किए थे उसमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आंख की बीमारी के बारे में भी आपको बताया था, क्योंकि बाबा का वरदान दिया हुआ है डबल डॉक्टर। तो दोनों चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी, जिनको शरीर छोड़ के 1 साल हो जाएगा 11 मार्च को, पिछले शिवरात्रि के दिन ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। अपनी योग तपस्या के आधार पर शिवरात्रि का ही दिन उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए चुना, क्योंकि पूरे मतलब बचपन से लेकर तो वो शिव बाबा के सेवा में ही काम आई है ना। उसके मदर जो थी, उसकी माँ थी जो ऑलराउंडर दादी, उनका भी संकल्प यही था कि मेरी एक बच्ची, ये बच्ची भगवान के काम में आ जाए। और उसी तरह से दादी 9 साल की अल्पायु में ही ज्ञान में आ गई और बाबा का रथ बाद में बनी। तो मैं गुलजार दादी को देख के मैं अपने अनुभव शेयर करूंगी आपको, छोटा सा अनुभव, क्योंकि उनकी स्मृति बिल्कुल नजदीक है। तो मैंने जैसे बोला कि आध्यात्मिक विषय पे भी बोलूंगी, फिर मैं बीमारी का डिस्कस करूंगी। तो आध्यात्मिक विषय में मैं जैसे ही ज्ञान में आई, मुझे ज्ञान तो अच्छा लग रहा था, पर मुझे तुरंत निश्चय नहीं हो रहा था, क्योंकि पढ़ने लिखने वालों के दिमाग में 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो एकदम मानने को तैयार नहीं था दिल। तो मैं पढ़ती रही, फिर भी मुझे ज्ञान अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ती रही जगदीश भाई की किताबें, जिससे मेरा कंसेप्ट तो क्लियर होते गए। पर फाइनल जो स्टैंप लगा कि हाँ यही है यही है, वो यही है, वो गुलजार दादी को देखने के बाद पता चला। हम इंदौर में थे, हम इंदौर से निकले हैं ओम शांति भवन, जो उस समय ओम प्रकाश भाई जी, आरती बहन साथ में थे। तो ओम प्रकाश भाई जी ने सेवा पे, मतलब दादी आई थी इंदौर में, तो 87 की बात बता रही हूँ मैं, 1987। तो जुलाई का महीना था और दादी तीन दिन शिविर करा रही थी। शिविर मतलब जो अनुभव योग भट्टी थी वो। तो मैं मेडिकल कॉलेज में जाते जाते मेरे को इतना आकर्षण खींच रहा है कि मैं कॉलेज गई नहीं, और सीधे मैं वहां आ गई थी इंदौर में, जहाँ क्लास चल रही थी दादी की। लेकिन लेट आने के वजह से मेरे को जगह वहां पे नहीं मिली थी ओम शांति भवन के हॉल में। तो मैं ऊपर बालकनी में चली गई, बालकनी से खिड़की से देख रही थी दादी को। और जैसे ही मैंने दादी को देखा, दादी की आंखें देखी मैंने, तो मुझे लगा कि अगर विश्व परिवर्तन का काम कहीं भगवान कर रहे हैं तो वो इन्हीं आंखों द्वारा। क्योंकि दादी की आंखों में जो कशिश थी, जो अध्यात्म की गहराइयों में ले जाने की और विश्व कल्याण की भावना थी, आत्मिक कल्याण की भावना थी, तो वो तो उस दृष्टि से, उस निगाह से तो कोई प्रभावित हुए बगैर बच नहीं सकता था, इतने गहरी। और दादी को मुझे बाद में जब आध्यात्मिक ज्ञान और सुना और पढ़ा, तब मुझे पता चला कि दादी की आंखों को बाबा का वरदान था कि आपकी आंखें भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। ऐसे ही दादी को मम्मा का भी वरदान था कि ये बच्ची कितनी मीठी आवाज में सुनाती है ज्ञान, तो ये भगवान की सेवा में बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत काम आएगी। और वैसे ही हम जब ज्ञान में आए, हम तो लेट आए, 85 में हमने ज्ञान का कोर्स किया था। और हमने जो देखा वो अव्यक्त बाप दादा को ही देखा, मतलब दादी को देखा, और दादी में अव्यक्त बाप दादा आते हैं ऐसा सुना।
तो एक इस अवसर पे मैं आपको जो मैं बोल रही हूँ उसका स्पष्टीकरण दूंगी कि व्यक्त भाव क्या है, या व्यक्त बाप दादा क्या थे और अव्यक्त बाप दादा क्या है। तो व्यक्त बाप दादा मतलब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते थे, और वो पहला पहला अवसर था जब 1936-37 में जब ये ओम मंडली के रूप में शुरुआत हुई, तब दादा लेखराज के बॉडी में शिव बाबा आने शुरू हो गए, और शिव बाबा ने ही उनको ब्रह्मा का नाम दिया, क्योंकि नई सृष्टि का रचना शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा शुरू की थी। तो ये हुए व्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिनके मुख से हम ब्राह्मण पैदा हुए, और उन्होंने हमको बेसिक जो पद्धतियां भगवान का स्मरण करने की या भगवान की भक्ति करने की जो पद्धतियां प्रचलित थी, उससे कहीं दूर ज्ञान मार्ग पे परमात्मा ने हमको लाया, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा। हमारे कंसेप्ट क्लियर किए, हमारा ज्ञान आत्मा परमात्मा का ज्ञान बढ़ा, और उसके बाद एक हमारी स्टेज आई कि जो पुरानी सिस्टम थे या पुराने कंफ्यूजन थे भक्ति में, वो दूर हो गए, और हम एक आध्यात्मिक सत्य ज्ञान को सुनने पढ़ने समझने लग गए। फिर 69 में जब व्यक्त ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तब सबको एक प्रश्न उठा कि आगे अब यज्ञ का कैसे चलेगा। और दादी जी जो थी वो संदेशी थी, अपनी गुलजार दादी संदेशी थी, तो वो बाबा को भोग लगाने जब ऊपर गई कि 21 जनवरी को 18 जनवरी को, तब यज्ञ के सामने बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे कि इसके बाद में कैसे चलेगा, कैसे कामकाज चलेगा। तो गुलजार दादी जो प्रश्न लेके गई और बाबा के सामने भोग लगाते समय वो प्रश्न रखे, तो उसी दौरान बाबा दादी में प्रवेश हो गए 21 जनवरी में, और सारे डायरेक्शन यज्ञ के प्रति, यज्ञ के कारोबार के प्रति सुनाए। तो उस तरह से अव्यक्त बाप दादा का पार्ट शुरू हुआ। मतलब व्यक्त ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो संपूर्णता को पाई हुई ब्रह्मा की आत्मा थी, उस ब्रह्मा को हम अव्यक्त ब्रह्मा बोलते हैं, जिनमें अभी भी शिव बाबा प्रवेश होके, और अब उनको दूसरा व्यक्त तन चाहिए था, वो दूसरा व्यक्त तन गुलजार दादी के रूप में उन्होंने चुना, जिसे हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। तो ये अव्यक्त बाप दादा का पार्ट गुलजार दादी ने 40 साल से भी ज्यादा, 40 साल से भी ज्यादा, करीब 44 में समझती हूँ, 44 साल तक जो गुलजार दादी का अव्यक्त बाप दादा के माध्यम से जो ज्ञान सुनाना हुआ, तो वो चलता रहा। और दादी गुलजार ने 2-3 साल से, जब वो थोड़ी ज्यादा बीमार थी, तब से ये पार्ट बंद हुआ है। तब हम उनके द्वारा जो किया हुआ लंबे समय का ये 40-44 साल का जो अव्यक्त बाप दादा का पाठ था और मुरली सुनाना था, तो वो सब हमारे पास रिकॉर्ड के माध्यम से उपलब्ध है, वीडियो के माध्यम से, जो आजकल हम देखते हैं बाबा मिलन का। तो ये मैं गुलजार दादी के बारे में बात करते समय और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के पहले आपको ये सुनाना चाहती हूँ। उनको याद करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि देके मैं आज के अपने लौकिक दुनिया के जो आंख की बीमारी हम ग्लूकोमा के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करती हूँ। और ये दादी का जो 1 साल हो जाएगा, उसके लिए मधुबन में बहुत सुंदर अव्यक्त लोक का निर्माण हुआ है। बहुत सुंदर अव्यक्त लोक करके एक स्मारक बना है अव्यक्त बाप दादा का, क्योंकि गुलजार दादी खुद ही बाप दादा का पार्ट अदा करते करते इतना बाबा के समान हो गई थी कि उनको अलग से कोई उनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन ही
बाप के लिए हो चुका था, और ये बाप का अव्यक्त पार्ट निभाते निभाते उनमें और बाप में जैसे कि कुछ अंतर ही नहीं रह गया था। आत्मा इतनी परमात्मा में, परमात्मा के स्नेह में समा गई थी कि जैसे उनमें और परमात्मा में अंतर करना ही मुश्किल हो गया था, जो कि हम राजयोगियों का आखिरी जो लक्ष्य है कि बाप समान बन जाना। चलो, ये हो गया आध्यात्मिक ज्ञान। और मैं ग्लूकोमा के बारे में अब बात करूंगी आपसे। जो मैंने बताया, ये ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक चल रहा है हमारा, सप्ताह। तो ये अवेयरनेस क्यों जरूरी है, क्या ऐसी क्या कौन सी बीमारी है ये जिसका अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको जब बीमारी के बारे में बताऊंगी तब आपको खुद को ही समझ में आएगा कि इसके लिए जन जागृति लाना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मोतियाबिंद जब आंख में आता है तो दिखना धुंधला हो जाता है एकदम, और देखना धुंधला हो जाता है तो वैसे ही आंख के बारे में लोग एकदम घबरा जाते, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते। लेकिन ये ग्लूकोमा जो ऐसी बीमारी है कि बहुत सारे समय, मतलब बहुत सारी केसेस में हम देखेंगे कि इसमें आंख में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, दर्द वगैरह नहीं होता है, दिखना भी काफी लंबे समय तक साबुत रहता है, जिसको हम सेंट्रल विजन कहते हैं। नजर के मतलब नजर के दो पहलू रहते हैं। एक तो हम सीधे सीधे देखते हुए जो सेंट्रल विजन रहता है हमारा, तो उसी के बदौलत हम नजर का जो चार्टिंग करते हैं ना कि कितना विजन है किसी का, 6/6 है कि और कम है वगैरह, तो वो सेंट्रल विजन के बदौलत हम विजन का चार्ट मतलब विजुअल चार्ट में उस आदमी का विजन देखते हैं। लेकिन एक विजन होता है पेरीफेरी में, मतलब हम लोग सामने देख रहे हैं, उसके बावजूद हमको हमारे बाजू से गुजर कुछ रहा है तो पता चल जाता है कि हमारे बाजू से कुछ गुजर रहा है। हमारी नजर भले ही सामने टिकी हो, हमारे मतलब इधर से कोई गुजर गया चीज, कोई गाड़ी गुजर गई, कोई व्यक्ति गुजर गया, इधर कुछ हुआ या इधर कुछ हुआ, तो हमको सामने देखते हुए भी दिखाई देता है कि कुछ तो भी हमारे आसपास घट रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है या कोई शैडो पड़ रही। तो ये विजन जो रहता है वो पेरिफेरल विजन माना जाता है। तो ग्लाउकोमा क्या चीज रहती है कि हमारी आंख की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, नॉर्मल क्रिया विधि के लिए, हमारी आंख की देखने की प्रक्रिया के लिए जो चीजें जरूरी रहती है, हमारे ऑक्यूलर कंटेंट्स जो रहती है, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको मतलब हमारे आंख के अंदर तक के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए एक तरल पदार्थ का बहुत काम रहता है, उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। क्योंकि हमारी आंखों का विजन, आंखों का काम है क्लियर वस्तुएं दिखाना, और वो क्लियर वस्तुएं कैसी दिखेगी, उसके लिए आवश्यक चीजें क्या है कि हमारे जो आंख के रिफ्रैक्टिव मीडिया है, जिनके द्वारा हमारे बाहर की लाइट अंदर की ओर डायरेक्ट होती है, थोड़ी मुड़ती है अंदर की ओर, और लाइट की किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आंख की आवश्यकता अनुसार, ताकि कोई भी चीज जो हम देखते हैं उसका इमेज हर केस में रेटिना के ऊपर बना रहे, तो रेटिना के ऊपर उसका इमेज बना रहे, उसके लिए जो बाहर की लाइट है उसको अंदर की ओर प्रॉपरली डायरेक्ट करने के लिए लाइट रेज को मुड़ना जरूरी रहता है। इस लाइट रेज के मुड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और इन्हीं आधारों पे हम चश्मे का नंबर भी निकालते हैं रिफ्रैक्शन में। तो ये इसमें क्या होता है कि हमारी रिफ्रैक्टिव मीडिया जो रहती बहुत तरल बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियर होती है तो ही ये प्रक्रिया सारी हो सकती है। तो ये सारी क्रियाविधि को कैरी आउट करने के लिए हमारी रिफ्रैक्टिव मीडिया जो पारदर्शी रहे, तो इसलिए उसको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण
आँख को न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए ना कामकाज के लिए। तो ये तरल पदार्थ जिसको एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, वो तरल पदार्थ में ग्लूकोज या आवश्यक चीजें जो रहती है वो सारी मिलके और वो रिफ्रैक्टिव मीडियाज को सप्लाई करती है। लेकिन ये जो एक्वियस ह्यूमर रहता है उसका एक आँख के जो अंदर के जो स्ट्रक्चर है उस पे एक नॉर्मल प्रेशर रहता है। वो नॉर्मल प्रेशर रहता है 16 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, है ना। तो ये आँख के लिए सेफ प्रेशर माना जाता है, नॉर्मल प्रेशर, जिसके होने से आँख की नस पे या ऑप्टिक नर्व पे कोई दबाव नहीं पड़ता है। परंतु अगर ये प्रेशर जो मैंने आपको रेंज बताई कि 16 से 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, अगर किन्हीं कारणों से, मैं उस कारणों के बारे में भी बात करूंगी कि वो क्या कारण होते हैं जिससे आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। तो आँख का प्रेशर अगर 20 से ऊपर होता है तो आँख के नाजुक जो स्ट्रक्चर्स है उनके लिए वो थोड़ा हार्मफुल हो जाता है। स्पेशली विजन की जो नस है ऑप्टिक नर्व के लिए वो प्रेशर जो 20 से अगर ज्यादा हो गया, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से, तो वो आँख की नस के लिए डैमेजिंग सिद्ध होता है। वो डैमेज भी एकदम नहीं करता है आँख की नस को, वो धीरे धीरे करता जाता है। तो जैसे हमारी आँख को अंदर की जो रेटिना है उसमें ब्लड वेसल्स जो आते हैं, तो वो आते हैं ये ऑप्टिक नर्व जो रहती है उसी के थ्रू आते हैं और सारी रेटिना को ऊपर, नेजली और टेम्पोरली वो सप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व पे अगर ज्यादा दबाव आने लगता है ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। और वो डैमेज कैसे हमको पता चलता है? ऐसे नहीं पता चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लॉकोमा जो है उसका इफेक्ट एकदम हम नहीं ये कर पाते हैं, एकदम उसको वो नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे जज कर पाते हैं? जब हम कोई जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल विजन, तो पेरिफेरल विजन को देखने के लिए हम एक जांच करते हैं जिसको बोलते हैं पेरीमेट्री। तो पेरीमेट्री में हमारे चारों तरफ, मतलब नेजली, टेम्पोरली, ऊपर से सुपीरियरली, नीचे अपर, ऊपर नीचे, साइड में जो दिखाई देता है उसका चार्टिंग करते हैं कि नॉर्मल कितना दिखना चाहिए, कितने डिग्री तक हमको दिखना चाहिए कोई चीज। और नॉर्मली एक वो उसका मैप रहता है जिसको विजुअल फील्ड्स बोलते हैं। पर जैसे ही ये ग्लाकोमा का दबाव आने लगता है इस पे नस पे, तो वो ग्लाकोमा के दबाव के मतलब आँख के अधिक बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट आता है। तो ये फील्ड्स में से थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस हम नोटिस करते हैं पेरीमेट्री में। तो उसके वजह से हम जब जैसे ही किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जो कि कंप्लेंट करता है कि मेरे को थोड़ा साइड में गाड़ी वगैरह कोई गुजर जाता है तो मुझे दिखाई नहीं देता है, तो ये भी एक काला पानी या ग्लाकोमा का सिम्टम्स है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्लाकोमा, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आपको कर दिया ग्लाकोमा की बीमारी के बारे में। अधिक जानकारी के लिए तो आप आई हॉस्पिटल में आ सकते हैं, और आई हॉस्पिटल में हमारा एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी है ग्लाकोमा का, जिसमें ग्लाकोमा के सुपर स्पेशलिस्ट आपको पूरा जांच कर सकते हैं। पर इसको अवेयरनेस फैलाना क्यों जरूरी है इस वीक में? क्योंकि मैंने बताया आपको कि कई बार कुछ केसेस, ज्यादा करके केसेस ग्लाकोमा के ऐसे होते हैं कि सामने वाली दृष्टि में व्यक्ति को कभी भी फर्क नहीं दिखाई देगा। मतलब वो बोलेगा, कोई भी आमतौर पे एक डॉक्टर मतलब पेशेंट बोलेगा कि हमको दूर का तो अच्छा दिखता है, बहुत दूर तक हम देख पाते हैं, लेकिन उसके साइड का विजन जो है, पेरीफेरी का विजन, वो आंख पे अत्यधिक दबाव बढ़ने से धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। वो उसको लंबे समय तक पता नहीं पड़ता है
कि मेरे साइड का विजन जा रहा है करके। आखिर में कभी कभी तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर विजन। ट्यूबुलर विजन मतलब आदमी जो पेशेंट है वो दूर तक बहुत अच्छे से देख रहा है, उसका विजन हो सकता है जो नॉर्मल विजन बोला जाता है 6/6, 6/9 या 6/6 तक उसका दूर का विजन या सेंट्रल विजन कायम रहता है, लेकिन उसका पेरीफेरी का विजन डाउन हो जाता है टोटल, उसको पेरीफेरी में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए ये ग्लूकोमा की बीमारी जो है उसका अवेयरनेस फैलाना जनता में बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ग्लूकोमा को साइलेंट थीप ऑफ विजन भी बोलते हैं। साइलेंट थीप ऑफ विजन मतलब धीरे धीरे आपकी नजर को डैमेज करता जाता है वो। तो धीरे धीरे करता जाता है, तो ऐसी क्या चीज है कि जिससे हम ग्लूकोमा को डिटेक्ट करें, क्या सिम्टम्स है या हम कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारी आंख में ग्लूकोमा की बीमारी तो नहीं है। तो उसके लिए 2-3 चीजें आपको बताती हूं मैं। एक तो आपके फैमिली में अगर किसी को काला पानी या ग्लूकोमा था जिसके वजह से उसकी आंख की दृष्टि डैमेज हुई है, तो आपको अपनी आंख का प्रेशर और आंख का पूरा ग्लूकोमा का वर्कअप करवा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो फैमिलीज में रन करती है, मतलब आनुवंशिक भी हो सकती है ये। इसलिए अगर आपके घर में किसी को काला पानी था, आपके पेरेंट्स को या आपके दादा नाना को किसी को था कभी ग्लूकोमा, तो आपको अपनी जांच करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोमा की बीमारी ऐसी है जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाता है उसका, जितना तुरंत पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव है। लेकिन अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अपने हाथ में, डॉक्टर के हाथ में करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आप ये बीमारी आपके नजर को परमानेंटली डैमेज कर देती है, और परमानेंटली डैमेज करने के बाद में अपन अपने कुछ भी इलाज से या डॉक्टर के कुछ भी इलाज से गई हुई आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आती। इसलिए मैंने कहा कि ये इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और आप और क्या क्या कर सकते हैं इस बीमारी को, इस बीमारी को इलाज करने में जो सफलता के चांसेस कब हो सकते हैं कि आप उसको जल्दी से जल्दी आपकी बीमारी आपके पकड़ में आए। तो ये जल्दी से जल्दी कैसे आ सकती है बीमारी पकड़ में, कि आप अगर नॉर्मली एक समय कब जाता है आदमी आंख के डॉक्टर के पास, कि जब उसको नजदीक का दिखाई कम देता है। दूर का दिखाई कम देता है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जिसकी दूर की नजर बिल्कुल अच्छी है वो डॉक्टर के पास कब जाता है, 40 साल की उम्र में, जब उसको नजदीक का दिखाई नहीं देता है, उसका नजदीक का ऐसे दूर ले जाके पढ़ने की जरूरत पड़ती है। या जैसे अगर कोई पढ़े लिखे भी व्यक्ति नहीं है, हमारे कांटेक्ट में जो आती है लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो कब कंप्लेंट करती है इस बारे में कि वो बताती है कि हमको सुई में धागा डालते आने में मुश्किल होती है बहुत, या फिर हमको अनाज साफ करने में कंकड़ वगैरह दिखाई नहीं देते। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि आदमी की नजदीक की नजर कमजोर हो गई है। और उसके लिए जब आप चश्मा लेने, नजदीक का चश्मा लेने आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस समय आपका आंख का प्रेशर भी चेक करवा लीजिए तो अच्छा है। तो अगर कभी बढ़ा हुआ प्रेशर है तो वो उसकी जानकारी जल्दी से मिल जाएगी डॉक्टर को कि हाँ भाई इनका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इनमें काला पानी की संभावना हो सकती है। या दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में, कि अगर पेरेंट्स को या फैमिली में किसी को भी आंख की बीमारी जो ग्लूकोमा है उसकी हिस्ट्री है, तो आपको डॉक्टर से, आंख के डॉक्टर से जाके ग्लूकोमा की चेकअप जरूर करनी चाहिए कि आपको संभावना तो नहीं है काला पानी की बीमारी होने की, है ना। तो जितना भी जल्दी अपने को पता चल जाए अपन मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, विजन को होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। ठीक है। और तीसरा चीज क्या बता रही हूं मैं कि तीसरी चीज, अगर आपको
बाकी और कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको चश्मा बार बार बदलना पड़ रहा है, चश्मा बार बार बदलना पड़ रहा है, या कोई चीज देख रहे हो उसके आजू बाजू जैसे इंद्रधनुष जैसे घेरे दिखाई दे रहे, ये भी ग्लाकोमा की कंप्लेंट होती है, ग्लाकोमा का सिम्टम होता है, इंपॉर्टेंट सिम्टम। क्या होता है कि बार बार चश्मा बदलते रहता है पेशेंट, और उसको कभी भी कंफर्ट नहीं होता है, इसका मतलब उसका डैमेज हो रहा है विजन। कितना भी अगर चश्मा बदल ले तो भी वो संतुष्ट नहीं होता है। या दूसरा चीज क्या होता है कि उसको कोई जो चीज देखता है उसके आजू बाजू इंद्रधनुष जैसे घेरे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस व्यक्ति ने, और अपना आंख का प्रेशर चेक करवाना चाहिए, पूरा ग्लाकोमा का वर्कअप करवा लेना चाहिए, जैसे पेरीमेट्री, या आजकल जो स्पेशलाइज्ड ग्लाकोमा क्लिनिक रहते हैं उसमें ओसीटी होता है, पेरीमेट्री होता है, पेरीमेट्री भी बहुत एडवांस्ड पेरीमेट्री भी आजकल होता है। वो आप जब ग्लाकोमा क्लिनिक में आएंगे आपको पता चलेगा। और ऑप्टिक डिस्क इवेल्युएशन करते हैं, आँख का प्रेशर चेक करते हैं, ये सारी चीजें, आँख का आपका एंगल कैसा है, मतलब ऐसा एकदम आपका जो आँख का ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाने की सडनली कोई वो तो नहीं है, संभावना तो नहीं है एकदम आँख का एंगल क्लोज हो जाए। कभी कभी जो पुतली रहती है, पुतली और अंदर की आँख जिसको आइरिस वगैरह कहते हैं, आइरिस प्यूपिल वाला प्लेन, तो उसके बीच में एक एंगल रहता है जिसको एंटीरियर चेम्बर का एंगल कहते हैं। वो एंगल कभी कभी छोटा रहता है, शैलो रहता है, तो वो शैलो एंटीरियर चैम्बर का एंगल रहता है, आई का एंगल जो रहता है, जो शैलो रहता है, उसमें ग्लाकोमा होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसका भी इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो चीजें अगर हम देखते हैं तो हम ग्लाकोमा की बीमारी को अर्ली डिटेक्शन कर पा सकते हैं। ओम शांति।